तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन बात कर रहे थे पैसिव सर्किट एलिमेंट्स के। और पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, पहले अपन ने पढ़ा था रजिस्टर, फिर अपन ने पढ़ा था इंडक्टर। आज अपन बात करने वाले कैपेसिटर की। सब अगर मैं इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूं तो ये कैपेसिटर है, क्योंकि इस पे है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब अपन को पता चलेगा कैपेसिटर कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे अगर अपन एनालॉग में ओपन में पढ़ेंगे ना, फिर भी कैपेसिटर की लीनियर चार्जिंग वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं। वो सारी बात अपन आज करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालो आज पैसिव सर्किट एलिमेंट कैपेसिटर। तो आज अपन बात करेंगे कैपेसिटर की। तो आज आप हेडिंग डालो कैपेसिटर। इंडक्टर की तरह कैपेसिटर भी क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। रजिस्टर की तरह कैपेसिटर भी एक पैसिव एलिमेंट की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे ये एनर्जी स्टोर कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी को डिलीवर भी कर सकता है। वो सारी बात अपन इस लेक्चर में करेंगे। तो इसको भी बोला जाता है पैसिव एलिमेंट। और इसको डिजाइन किस लिए किया जाता है, इसको डिजाइन किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। और ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और ये एनर्जी किस में स्टोर करके रखता है, ये एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करके रखता है। किस में स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जबकि एक इंडक्टर एनर्जी को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करके रखता है, जबकि एक कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करके रखता है। कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ये सारी बातें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे ईएमटी के अंदर, तब उसकी बात करेंगे। कैसे एक कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, सिलेंड्रिकल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, स्फेरिकल कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। और अपन को यहाँ एक तरीके की कैपेसिटर पढ़ना है, उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेटवर्क थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ओनली एक ही कैपेसिटर पढ़ना है, उसको बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसकी बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज मैंने कहा था, इट इज ए पैसिव एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है ये एक पैसिव एलिमेंट है। और इसको किस लिए डिजाइन किया जाता है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। क्या क्या स्टोर करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। और ये एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करके रखता है। किस में स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करके रखता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ, मतलब अगर कैपेसिटर होता कैसा है, फिजिकली वो कैसा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये दो मान लो आपको पैरेलल प्लेट्स हैं। क्या है, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। मान लो ये भी एक प्लेट है, ये भी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। और इनके बीच में अपन एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन। मान लो ये दो कंडक्टिंग प्लेट है जो एक दूसरे के पैरेलल में रखी हुई हैं, और इसके बीच में एक है ना डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। और इन प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया आप जूम कर लो, ए। तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोला जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था, किसी भी रजिस्टर की प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट के फ्लो का अपोज करती है। किसी भी इंडक्टर की प्रॉपर्टी को बोला जाता है इंडक्टेंस, जो कि करंट में सडन चेंज का अपोज करता है, करंट की डिसकंटिन्यूटी को अपोज करते हैं। किसी भी कैपेसिटर की भी प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। और वो क्या करता है, वो वोल्टेज में अब्रप्ट चेंज का अपोज करती है। क्या करती है, वो वोल्टेज में अब्रप्ट चेंज या डिसकंटिन्यूटी का अपोज करती है। इंडक्टेंस क्या करती है, इंडक्टर में करंट की डिसकंटिन्यूटी का अपोज करती है। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। उसी तरीके से कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को चेंज होने के लिए अपोज करती हैं। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को चेंज नहीं होने देती हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को लिखा जाता है सी से, और इसकी यूनिट होती है फेराड यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है फेराड। तो आपको क्या पता चला, कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या है, एक कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल में सडन चेंज का अपोज करती हैं, अब्रप्ट चेंज का अपोज करती हैं। यानी किसी भी कैपेसिटर के V
टी रिलेशनशिप, वोल्टेज और टाइम का रिलेशनशिप में आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं मिल सकती है। और अगर मैं इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर निकालूं तो वो आता है ए एप्सिलॉन अपॉन डी। क्या होता है? ए एप्सिलॉन अपॉन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी यूनिट होती है फेराड, इसकी यूनिट फेराड है, उसकी वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन अपॉन डी। तो मेरे को बताओ किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है और इन प्लेट के फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है, मतलब इनके एरिया पे डिपेंड करता है और इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डी पे भी डिपेंड करता है, प्लेटों की एरिया पे भी डिपेंड करता है और इनके बीच में जो मीडियम भरा हुआ है उसकी परमिटिविटी, इसकी परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड। आई होप यहां तक पता चल गया होगा। कैपेसिटेंस क्या करता है? वोल्टेज में अब्रप्ट चेंज को अपोज करता है। तो आप है ना, तो देखो अपन ने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस है ना किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज का अपोज करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कैपेसिटर में कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिल सकता किसी भी टी नोट, मैंने ऐसे ही रैंडम एक पॉइंट एज्यूम कर लिया टी इक्वल टू टी नोट, यानी टी नोट माइनस की वैल्यू कभी भी टी नोट प्लस के नोट इक्वल नहीं हो सकती हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर ये वाली कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसके कारण? उसकी एक प्रॉपर्टी के कारण। वो प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैपेसिटेंस के कारण। इस कैपेसिटेंस के कारण ये वाले फिनोमिना कभी भी कैपेसिटर में अब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। किसी भी रैंडम टाइम इंस्टेंट की बात कर लो, टी नोट माइनस पे वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? इसका मतलब किसी भी कैपेसिटर में ऑलवेज उसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी टाइम इंस्टेंट टी नोट माइनस पे टी नोट प्लस के इक्वल ही होगी। क्या होगी? टी नोट माइनस की वैल्यू टी नोट प्लस के इक्वल ही होगी। यानी किसी अगर आपको कोई बोले कि किसी भी कैपेसिटर का वोल्टेज और टाइम का ग्राफ ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, मतलब इधर ऐसा हुआ है। मान लो आपको पूछे ऐसा किसी भी कैपेसिटर के वीटी ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये मान लो कोई रैंडम टाइम इंस्टेंट है टी नोट, तो देखो ये वैल्यू मान लो 1 वोल्ट है और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 वोल्ट है। तो मेरे को बताओ V की वैल्यू टी नोट माइनस पे कितनी होगी? टी नोट माइनस इन टी नोट से थोड़ा सा छोटा, तो टी नोट माइनस पे भी कितनी होगी? 1 वोल्ट होगी। तो मेरे को बताओ V टी नोट प्लस कितना होगा इस ग्राफ के हिसाब से? टी नोट से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है आपके पास? 3 वोल्ट। तो इसका मतलब इस ग्राफ में आपने देखा होगा कि टी नोट माइनस की वैल्यू टी नोट प्लस के इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल, सोच तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी कैपेसिटर का वीटी ग्राफ ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, वो सारी बातें अपन ने यहाँ पर पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे आईवी रिलेशनशिप फॉर ए कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर का आईवी रिलेशनशिप पढ़ते हैं। क्या? आईवी रिलेशनशिप को ही ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ फॉर ए कैपेसिटर। तो देखो इधर मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये कोई भी एक, मान लो कैपेसिटर है, ये कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। कितनी है? C है। मान लो इसके एक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल ड्रॉप लगाया V। कितना लगा दिया? V। जब अपन किसी भी, ये मान लो कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब मैं इसके एक्रॉस कोई भी एक, मतलब अगर पोटेंशियल अप्लाई मतलब करूंगा ना, एक पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करूंगा, मान लो V वोल्ट, तो क्या होगा बताओ? ये है ना, ये कौन से प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट। ये कौन सी है? नेगेटिव। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? इससे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर आएंगे। तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रही है ये प्लेट, तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव। तो इस पे अगर पॉजिटिव होगा तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी ये आगे जाके अपन ईएमटी पढ़ेंगे ना, तो पूरी की पूरी कैपेसिटर की वर्किंग पढ़ेंगे, कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, कैसे चार्ज आता है, इन ये प्लेट होती है ना, इसके इनर प्लेट में कितना आता है, आउटर प्लेट में कितना चार्ज आता है, वो सारी बातें अपन ईएमटी में करेंगे। यहाँ आप इतना सोचो, जब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाऊंगा तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, अगर इस पे मैं एज्यूम करता हूं प्लस क्यू, तो एग्जैक्टली उतना का उतना माइनस क्यू चार्ज इस पे भी डेवलप होगा। पूरे होल सिस्टम पे अभी भी चार्ज कितना है, जीरो ही है। चार्ज को अपन जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये होल सिस्टम पे पहले भी जीरो था, अभी भी कितना मिलेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कितना है, जीरो ही है। तो देखो इस पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू, इस पे कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। तो एक देख, अगर आपको कैपेसिटर पे चार्ज पूछे तो हमेशा अपन कितना बताएंगे, क्यू ही बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे प्लस क्यू माइनस क्यू। जो इसका मैग्नीट्यूड है दोनों का क्यू, हम ऐसे बोलेंगे कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, क्यू है। और इस Q की वैल्यू इस वोल्टेज की प्रोपोर्शनल होती है। अगर इस वोल्टेज को मैं इंक्रीज करूंगा तो Q भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज करूंगा तो Q भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो यहाँ एक आता है कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। C एक कांस्टेंट ऐड होता है, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होता है C। तो यहां से C क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। C की एक यूनिट होती थी फेराड, एक यूनिट अगर इधर से पता करें तो कुलाम पर वोल्ट भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कुलाम पर वोल्ट भी हो सकती है। अब यहां से किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि सी है ना Q पे भी डिपेंड करेगा, V पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, C ना तो V पे डिपेंड करता है और ना ही Q पे डिपेंड करता है। C ओनली इसके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है और इन प्लेटों की एरिया पे डिपेंड करता है और इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। C होता है A एप्सिलॉन अपॉन D। D पे डिपेंड करेगा, D इनके बीच की होगी डिस्टेंस, A हो गया इनका प्लेटों का क्रॉस सेक्शन एरिया और एप्सिलॉन हो गया इनके बीच के मीडियम की परमिटिविटी। C ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा। कैसे, अगर आप है ना V को इंक्रीज करोगे, मान लो आप V इंक्रीज कर रहे हो, तो ऐसे मत सोचना C डिक्रीज होगा, नहीं, V इंक्रीज होगा तो Q भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज, इसको डबल करोगे तो ये भी डबल, तो डबल से डबल क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा और C की वैल्यू उतनी की ही उतनी रहेगी। तो C ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा, C ओनली फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करेगा और इसके बीच में मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा और इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक इक्वेशन अपने पास मिलके आ गई, Q इक्वल टू CV। अब देखो, अब अपन Q इक्वल टू CV अपन को मिल गया। अब देखो अपन ने ऐसा एज्यूम किया था, ये पैरेलल प्लेट है, इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगाया V, जिसकी वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल V लगाया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, Q चार्ज आ गया। तो आपको पता है, अपन ने पिछले स्लाइड में पढ़ा है Q इक्वल टू CV। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ T के रेस्पेक्ट में दोनों साइड का, तो आपको पता है C तो एक कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, पीछे क्या बचेगा, और इसको क्या बोलते हैं, dq अपॉन dt क्या होते हैं, करंट ही तो होती है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, C dV अपॉन, ये इसका IV रिलेशन हो गया। क्या हो गया, ये इसका IV रिलेशन है। और करंट हमेशा पैसिव एलिमेंट में पॉजिटिव से ही एंटर करेगी। I क्या हो गया, ये किसी भी कैपेसिटर का IV रिलेशन बोल दो या फिर ओम्स लॉ बोल दो, ओम्स लॉ फॉर ए कैपेसिटर बोल दो, दोनों एक ही चीज है। ओम्स लॉ फॉर ए कैपेसिटर या फिर IV रिलेशनशिप फॉर ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है और इसमें करंट I एंटर हो रही है, कौन से पॉजिटिव टर्मिनल से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं इसी इक्वेशन के। तो देखो
ये कोई भी अपन ने एज्यूम किया था कैपेसिटर, ये अपन ने इसके अक्रॉस वोल्टेज एज्यूम किया था V, और इसके अंदर करंट I फ्लो हो रही थी पॉजिटिव से, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा था Q। तो अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी, एक पढ़ी थी Q इक्वल टू CV, एक पढ़ी थी C इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D, और एक इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी I इक्वल टू C dV अपॉन dt। तो आई होप यहाँ तक अपन को समझ आ गया। देखो अब अगर इस इक्वेशन से मेरे को V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, तो एक साइड मैंने रख दिया dV, C को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1/c I dt। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन, 1/c क्या हो गया कांस्टेंट, तो आ गया बाहर। तो देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर क्या बचेगा V, उधर क्या हो जाएगा 1/c। ऐसे मैंने बताया था हमेशा लिमिट कहां से कहां लगती है, माइनस इंफिनिटी टू t। आई होप ये भी इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है किसी भी कैपेसिटर के लिए, और ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन का अपन और पोस्टमार्टम करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, v इक्वल टू, देखो इस इक्वेशन में v और i क्या है, एक्चुअली में तो v और i क्या है, टाइम का फंक्शन है, लेकिन मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इनके आगे से t को हटा दिया है। एक्चुअली में तो लिखना अपन को ऐसे लिखना चाहिए, v ऑफ t इक्वल टू 1/c I ऑफ t dt, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू टी। एक्चुअली में तो अपन को ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन टी को अपन सिंप्लिसिटी के लिए हटा देते हैं, अपन एज्यूम कर लेते हैं आई भी टी का फंक्शन है, वी भी टी का फंक्शन है, तो अपन ऐसा लिख देते हैं। अब देखो मैं इस लिमिट को है ना, लिमिट को तोड़ के लिख रहा हूँ, अगली स्लाइड में अपन लिमिट को क्या करते हैं, तोड़ के लिख रहे हैं। कैसे लिमिट को, अपन के पास इक्वेशन क्या आई थी, वी टी इक्वल टू 1/c माइनस इंफिनिटी आई टी डी टी। अब देखो इस इक्वेशन से अच्छे से देखो, लोअर लिमिट कितनी है माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट कितनी है टी, यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है टी, ये ध्यान रखो। लोअर लिमिट कितनी है माइनस इंफिनिटी, यहाँ टी है तो इधर भी क्या आ रहा है टी आ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, वी टी इक्वल टू 1/c, पहले माइनस इंफिनिटी से मैं अगर टी नोट तक चला जाऊं, और फिर मैं लिख देता हूँ आई टी डी टी, और फिर मैं चला जाऊं 1/c, लिमिट को आपको इसकी प्रॉपर्टी तो आती है इंटीग्रेशन की, आई फिर मैं चला गया टी नोट तक आई टी डी टी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे को बताओ इसको और इसको कंपेयर करो, देखो इसके बाहर भी 1/c, तो इसके बाहर भी 1/c, इसकी भी लोअर लिमिट कितनी है माइनस इंफिनिटी, इसकी भी लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, इसकी अपर लिमिट क्या है टी, इसकी अपर लिमिट कितनी है टी नोट, इसके अंदर भी आई टी डी टी और इसके अंदर भी आई टी डी टी। तो इस चीज को मैं, जब ये चीज पूरी वीटी के इक्वल है, अपर लिमिट टी है तो ये वीटी, तो ये पूरी वीटी नोट के इक्वल होगी या नहीं होगी, आप बताओ। बिल्कुल होगी, ये पूरी चीज वीटी नोट के इक्वल होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, वीटी इक्वल टू वीटी नोट प्लस 1/c टी नोट टू टी वीटी, ये इक्वेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। कैसे इस इक्वेशन को अपन यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे आपको मान लो किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, फाइंड आउट करनी है एट टी इक्वल टू 5 पर, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको V2 की वैल्यू पता है, मान लो V2 की वैल्यू मान लो आपके पास है 3 वोल्ट, और आपको आई टी का फंक्शन भी पता है, मान लो आई टी का आई मतलब क्या है टी का फंक्शन है, वो भी आपको नोन है। तो आप है ना V5 की वैल्यू अगर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले V2 की वैल्यू आपको पता है, V2 की वैल्यू कितनी होगी V2, फिर आ गया मान लो यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी 1 फेराड, तो आंसर क्या आएगा 1/c, लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 से, अपर लिमिट कितनी जाएगी 5, और आई टी, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मेरे को बताओ V2 की वैल्यू कितनी है
कितने आ जाएगी 3 वोल्ट, सी की वैल्यू 1 है तो हट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 से 5। आई टी आपको पता है और डी टी आप एस से भी V5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका आईवी रिलेशनशिप किसी भी कैपेसिटर के लिए पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन आप इसमें कभी गलत मत करना कि अगर आप वोल्टेज की पोलरिटी ऐसे मानते हो V, तो करंट भी पॉजिटिव से एंटर करवाना है और फिर अपना क्या हो जाएगा I इक्वल टू सी डी वी अपॉन, और ये अपनी इक्वेशन होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर एक सर्किट से कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, उसकी बात अपन करेंगे। देखो आपको बोला जाता है, जैसे मैं कुछ और बात आपको बताता हूँ। जैसे आपको कोई भी एलिमेंट ऐसे बोला जाता है कि क्या एलिमेंट अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब होता है उस एलिमेंट के पास एनर्जी कितनी है? 0। चाहे कोई भी एलिमेंट हो, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, आपको बोले अनचार्ज है तो उसका मतलब उसकी एनर्जी 0 है। और यह कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर के केस में, इंडक्टर देखो, इंडक्टर के केस में मतलब अनचार्ज, मतलब ऐसा बोला आपको बोले इनिशियली अनचार्ज है। क्या बोले? आपको ऐसे बोले कि एक आपका कैपेसिटर है या एक इंडक्टर है जो इनिशियली क्या है? अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब उसकी एनर्जी 0 है। और कैपेसिटर के केस में एनर्जी का 0 का मतलब कि ऑफ इनिशियली मतलब एट टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंडक्टर का अनचार्ज का मतलब होना उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। आगे जाके अपन ने कल पढ़ी थी, इसकी एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। तो अनचार्ज एनर्जी इक्वल टू 0 मतलब आई इक्वल टू 0। और इसकी अपन अभी निकालेंगे फॉर्मूला, लेकिन इसकी एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है कैपेसिटर का? हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी 0 मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज 0। अगर आपको ऐसा बोले कोई इंडक्टर है जो इनिशियली अनचार्ज है, तो उसका मतलब इसके पास एनर्जी कितनी है? 0। इसका मतलब V ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना है? 0। कोई बोले कि कोई कैपेसिटर इंडक्टर है जो इनिशियली क्या है? अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब उसके पास एनर्जी कितनी है? 0 है। एनर्जी मतलब उसके फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है? 0 है इनिशियली। इनिशियली का मतलब जब वो सर्किट फॉर्म हुआ था t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पावर एब्जॉर्ब बाय एक कैपेसिटर। एक कैपेसिटर सर्किट से कितनी पावर एब्जॉर्ब करता है उसकी बात अपन करेंगे। मान लो ये एक कैपेसिटर है अपना, जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज V लगाया जिसकी वजह से इसमें करंट I फ्लो हो रही है। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया। तो मेरे को बताओ ये कैपेसिटर कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है? तो आपने पता है ये कैपेसिटर कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा? V डॉट I को एब्जॉर्ब करेगा। आई होप यहाँ तक आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि किसी भी कैपेसिटर का आई रिलेशन क्या होता है? I इक्वल टू सी डीवी अपॉन क्या होता है? dt होता है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो P इक्वल टू मैंने यहाँ क्या लिख दिया? P इक्वल टू वी आई। मैं आगे वाले पेज में ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये अपना कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल V लगा जिसकी वजह से इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। तो ये कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा? तो आप बोलोगे V इंटू आई को एब्जॉर्ब करेगा। और इसका I V रिलेशनशिप क्या होता है? I इक्वल टू सी dV अपॉन dt। तो इस इक्वेशन को मैं अगर उसमें यूज करूंगा तो क्या होगा? पी ए इक्वल टू आई की वैल्यू अगर ऊपर वाले में पुट करूंगा क्या होगा? सी वी डीवी अपॉन डी टी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सी वी डीवी अपॉन डी टी। अब देखो ये वैल्यू आपको देखना होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब कैसे हो सकती है मैं आपको बताऊं। अगर मैं किसी कैपेसिटर के अक्रॉस एक साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई करता हूं। कैसा वोल्टेज अप्लाई करता हूं? आपको पता है वोल्टेज एक टाइम का फंक्शन है, तो टाइम का फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने एक साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? साइनसोइडल वोल्टेज जिसका टाइम पीरियड कितना है? टी है। हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा?
T/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा T/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3T/4 हो जाएगा। और इसकी पिक वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली Vm है और नेगेटिव पिक वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली -Vm है। तो मैंने इसकी बात करता हूँ, पहले बात फर्स्ट रीजन की बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे को बताओ इस फर्स्ट रीजन के अंदर V की वैल्यू क्या है? तो आपको पता है V की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। आप मेरे को बताओ इस फर्स्ट रीजन में dV/dt की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे कि टाइम के साथ वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टाइम के साथ वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसमें देखो सी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वी भी पॉजिटिव, dV/dt भी पॉजिटिव। तो इस केस में मेरा पीए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पीए पॉजिटिव मतलब इस केस में मेरा इंडक्टर सर्किट से पावर एब्जॉर्ब करेगा। अपन ने एब्जॉर्ब ही एज्यूम की है और वो की वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब एक्चुअल में एब्जॉर्ब ही करेगा। सेकंड में आप देखो, थर्ड और खुद में तुम अपने से प्रैक्टिस करना। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, मान लो फोर्थ की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, फोर्थ रीजन की। मेरे को बताओ फोर्थ रीजन में V की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव। dV/dt की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो dV/dt की वैल्यू क्या मिलेगी इस फोर्थ रीजन में, यहां से यहां तक देखो टाइम में इंक्रीज कर रहा हूं तो वोल्टेज भी तो इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव से बढ़ता बढ़ता कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ वोल्टेज इंक्रीज ही तो हो रहा है। इधर भी देखो टाइम के साथ वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी dV/dt की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो C हमेशा पॉजिटिव, V क्या है यहाँ पर नेगेटिव, dV/dt क्या है, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर इस केस में मेरा P एब्जॉर्ब क्या होगा, नेगेटिव। एब्जॉर्ब नेगेटिव, इसका मतलब एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, इसमें पावर को क्या करेगा, सर्किट को पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। और इस केस में सर्किट से पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक कैपेसिटर सर्किट को पावर डिलीवर भी कर सकता है एंड एब्जॉर्ब भी कर सकता है, दोनों केस पॉसिबल होते हैं। अब ये कितनी एनर्जी स्टोर करके रखेगा, इसकी बात अपन आज करेंगे। जैसे अपने लास्ट में देखा था कि PA इक्वल टू CV dV/dt। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, इनिशियली कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था। कैपेसिटर अनचार्ज मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, 0। इंडक्टर अनचार्ज मतलब उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। इनिशियल का मतलब t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे जब इंडक्टर को फॉर्म किया था इनिशियली। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, CV dV/dt। अब मेरे को एनर्जी निकालो, चाहे एनर्जी बोलो चाहे वर्क बोलो, दोनों एक ही चीज। एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करूं, dW। ये dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या बचेगा, CV dV। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लूंगा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा W, यहाँ क्या हो जाएगा, CV dV। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, माइनस इंफिनिटी टू t। आपको पता ही है कि मैं कहूंगा x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आप कहते हो x²/2 होता है। तो इधर भी v dv का कितना हो जाएगा, v²/2 हो जाएगा। तो हाफ 1/2 को मैंने अलग ले लिया, c तो और कितना हो जाएगा, v²। v तो फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन है, v फंक्शन है टाइम का। लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट t। तो पहले अपर लगाओ फिर लोअर लगा दो, तो कितना हो जाएगा, हाफ c v ऑफ t की जगह t रख दिया, फिर v ऑफ कितना रखूंगा, माइनस इंफिनिटी रखूंगा। और आपको मैंने क्या एज्यूम किया, इनिशियली अनचार्ज एज्यूम किया, तो v ऑफ माइनस इंफिनिटी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन का आंसर कितना बचेगा, हाफ सी v ऑफ t का स्क्वायर। और सिंपली अगर अपन t के नोटेशन को हटा देते हैं तो क्या ले, हाफ सी v स्क्वायर। ये किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ CV स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं किसी भी टाइम इंस्टेंट एट t इक्वल टू 2 पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट है, तो मेरे को बताओ उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है एट t इक्वल टू 2, उसी इंस्टेंट पे उसके अंदर कितनी एनर्जी है, जबकि आपको C की वैल्यू उसने दे दी 1 फेराड। तो आंसर कितना हो जाएगा, हाफ
सी की जगह कितना हो जाएगा 1, वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो कितना आंसर आ जाएगा 4.5 जूल। ये किसी भी इंडक्टर के अंदर, किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला होता है। किसी भी इंस्टेंट पे अपन एनर्जी निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी एक्चुअल में स्टोर्ड है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज अपन ने पढ़ी है कैपेसिटर की आईवी रिलेशनशिप और उसकी एनर्जी का। तो कल अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज का। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।